अंजलि और शुभम शादी के बाद ससुराल पहुंचे। अंजलि को आज थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि आज ससुराल में कदम रखने वाली थी। वो सोच ही रही थी कि कैसे सबके साथ वो घुल मिल पाएगी। वो इसी कश्मकश में थी कि तभी उसकी सास, अरे बहू कहाँ खो गई, अपना पैर आगे बढ़ा और इस कलश को गिराकर अंदर आ। घबराते और शर्माते हुए नई बहू मेहरा निवास में आई। शादी की सब रस्में होने के बाद अंजलि शुभम के साथ अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह वो अपनी पहली रसोई के लिए तैयार हुई तो उसके चेहरे पर घबराहट अलग ही नजर आ रही थी। क्या हुआ अंजलि, तुम घबराई हुई सी क्यों? शुभम, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। तुम जानते हो ससुराल में नए रिश्तों का ना एक अलग ही दबाव होता है। अंजलि तुम चिंता मत करो, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो। फिर अंजलि रसोई में जाकर सबके लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। कुछ देर बाद वो सारा खाना अपने ससुराल वालों के सामने परोसती है। इतने सारे पकवान बनाने की क्या जरूरत थी बहू, इससे तो अच्छा होता तो दाल चावल ही बना लेती, बेकार ही इतनी मेहनत की। ये सुनकर अंजलि को थोड़ा अजीब लगा। पहली रसोई में भला दाल चावल कौन बनवाता है? खैर मुझे क्या, अगर वही बनाना होता तो पहले ही कह देती, कम से कम मुझे इतनी मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। अब भाग्यवान नई बहू ने इतना कुछ बना दिया है तो अब खा लेते हैं। हाँ माँ, वैसे भी मेरा बड़े दिनों से मन कर रहा था ये सब खाने का। फिर सभी ससुराल वाले उसके हाथ के बने हुए वो पकवान खाते हैं, जिसे खाने के बाद सभी नई बहू को कुछ न कुछ शगुन देते हैं। लेकिन उसकी सास उसे केवल 21 रुपए का ही शगुन देती है, जिसे देख अंजलि मन ही मन सोचती है, मेरी सास तो कितनी कंजूस है। बताओ भला, इतना शगुन तो आजकल बच्चे भी नहीं लेते। इसके बाद शाम को अंजलि की मुंह दिखाई की रस्म होती है। रस्म होने के बाद वो शाम का डिनर के लिए अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, शाम को खाने में क्या बनाऊं? बहू, तूने आज सुबह सुबह ही ढेर सारा तला हुआ भोजन हमें खिला दिया है, इसलिए अब ऐसा कर, रात को कुछ हल्का फुल्का ही बना ले। तू ना आज दाल चावल बना ले और सुन, ढेर सारा बना देना। ढेर सारा? क्यों माँ जी, कोई मेहमान भी आने वाला है क्या? अरे नहीं नहीं, घर के लोगों के लिए ही बनाना है। तू ना सवाल जवाब बहुत करती है। अब चल जा और जाकर खाने की तैयारी कर। दाल चावल का नाम सुन तो अंजलि भी बड़ी खुश थी, क्योंकि उसको खुद दाल चावल बड़े पसंद थे। ऊपर से उन्हें बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कुछ देर बाद वो सभी डिनर करके सो जाते हैं, लेकिन उस रोज ढेर सारे दाल चावल बच जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे बाप रे, इतने सारे दाल चावल बच गए, अब मैं इनका क्या करूं? माँ जी कहीं देखकर डांटे ना। वो इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वहाँ उसकी ननद राखी आ जाती है। क्या हुआ भाभी, क्या सोच रही हो? अरे डरो मत, माँ को ये बासी दाल चावल बहुत पसंद है। उनको क्या, हम सबको घर में बासी दाल चावल खाना बड़ा पसंद है। आप जल्दी से गर्म करके ले आओ, बाहर सभी वेट कर रहे हैं। अपनी भाभी को बासी खाना सर्व करने की बात बोलकर राखी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अंजलि सबको रात के दाल चावल परोसती है, जिसे देखते ही वो सब बड़े खुश होते हैं। एक रोज अंजलि अपने कमरे में सो रही थी। बाहर हॉल में घूमती उसकी सास लगातार दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देख रही थी। अब क्यों परेशान होती हो भाग्यवान, तुमने ही तो बहू को बासी खाने की आदत डलवाई है, ताकि तुम्हारी गैस और राशन की बचत हो सके। जो सरकार की ओर से मुफ्त का राशन मिलता है, उसी में गुजारा करवा देती हो। ये देखो, आजकल की बहू को नहाया धोया नहीं और आकर रसोई में बैठ गई। तुम जाकर पहले नहाओ और फिर रसोई में जाना, दाल चावल गर्म करके ले आना। और हाँ, रात को फोन कम चलाओगी, तभी तो सुबह समय पर आंख खुलेगी। तो माँ जी, हमें कौन सा सुबह 56 भोग बनाने होते हैं? राशन की दुकान से जो मुफ्त में दाल चावल मिलते हैं वही तो खाने होते हैं, वो भी बासी। हाँ, तो तुझे बासी खाने का महत्व नहीं पता है? बासी खाना खाने से वो खाना पचने में आसानी हो जाती है, साथ ही चावल भी ठंडे होते हैं, जो इस गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक भी देता है। चल जा, अब जाकर नहा ले। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है। अंजलि अच्छे से समझ गई थी कि उसकी सास उसे ताने दे रही है। अब क्या करूं, सुबह की आंखें नहीं खुलती और कमबख्त रात को फोन देखे बिना नींद नहीं आती। शाम को अंजलि फिर से खाने की तैयारी में लग जाती है। वो फ्रिज खोलकर देखती है तो उसमें भी सब्जियों की जगह दाल ही रखी हुई थी। माँ जी, रात के खाने में क्या बनाऊं? क्या फ्रिज में दाल रखी है, बाहर घुन लगने का डर रहता है, इसलिए फ्रिज में डाल दी थी, उसी को बना ले। और सुन, ढेर सारे बना देना। हाँ माँ जी, जानती हूँ। सुबह ननद जी ने भी कॉलेज वही ले जाने और टिफिन में उन्होंने भी ऑफिस वही ले जाने, और आपको और बाबूजी को भी तो वही खाने हैं। अंजलि फिर से दाल चावल बनाने की तैयारी में लग जाती है और फिर से वो बड़े से पतीले में वो सब बनाकर रख देती है। लेकिन रोज रोज ये बासी दाल चावल खा खा कर अब वो बोर होने लगी थी। अब तो मेरा दाल चावल से मन भर गया है। कितने दिन हो गए मुझे हरी सब्जी खाए हुए। शाम को आज माँ के घर होकर आऊंगी,
वहीं कोई हरी सब्जी खाकर आऊंगी। यही सोचकर अंजलि बहाना बनाकर 1-2 दिन के लिए अपने मायके चली जाती है। मेरी बेटी कितने दिनों बाद आई है, देख तो आज मैंने तेरे मनपसंद खाना यानी दाल चावल बनाए हैं। क्या माँ, मुझे नहीं खाने दाल चावल। दाल चावल नहीं हो गए जैसे कोई बवाल हो गया जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। माँ, मेरे ससुराल वालों ने पिछले 6 महीने में सुबह शाम इतने दाल चावल खिलाए, वो भी बासी, कि अब मेरा दाल चावल से मन ही भर गया है। इसलिए तुम आज मेरे लिए हरे पालक की सब्जी और रोटी बना दो। 2-3 दिन अपने मायके में रहने के बाद अंजलि वापस अपने ससुराल आ जाती है और एक बार फिर से वही सब खा खा कर वो बोर हो जाती है। फिर एक रोज न्यूज आती है कि सरकार ने अब मुफ्त में दाल चावल राशन में देना बंद कर दिया है। ये सुनकर जहाँ अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अंजलि की ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं रहती, क्योंकि अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गाँव से उसकी मासी सास आती है। कैसी है सुभद्रा, कितने दिनों बाद देख रही हूँ। हाँ, तो तू तो मिली ही कितने समय बाद है मुझे। शुभम की शादी में भी तू नहीं आई थी। क्या करूं बहन, सोचा तो बहुत था, लेकिन तू तो जानती है ना तब खेतों का कितना काम रहता है, इसीलिए आ ही नहीं पाई। लेकिन तू चिंता मत कर, अब मैं आई हूँ तो कुछ दिन तो अच्छे से गुजार कर ही जाऊंगी। हाँ, ये भी तो तेरा ही घर है। वैसे ये इतने बड़े बड़े बोरों में क्या है? अरे तेरी मनपसंद गांव की दालें और दूसरे में चावल। अब दोनों बहनें जी भरकर बासी दाल चावल खाएंगी और गप्पे मारेंगी। क्या मासी जी, आप भी? हाँ बहू, हम दोनों बहनों को बचपन से बासी दाल चावल खाने की बड़ी आदत थी। माँ बाबा सुबह सुबह जल्दी खेतों में चले जाते थे तो हम रात के बचे हुए बासी दाल चावल ही गर्म करके खा लेते थे, और बस तभी से हमें इसकी आदत पड़ गई। चल अब जल्दी से जाकर बड़े से पतीले में ढेर सारे दाल चावल बना। आज शाम को, कल सुबह हम सब गांव के बासी दाल चावल ही खाएंगे। अंजलि की खुशियां तो जैसे पल भर में चकनाचूर हो गई। वो गुस्से में रसोई में चली जाती है और फिर से दाल चावल पकाने लगती है। अम्मा, तुम्हारे शाम के नाश्ते का वक्त हो गया है, खिचड़ी खा लो। बहू, तेरा ऊपर वाला माला खाली है क्या? शाम को खिचड़ी कौन खाता है? ठंड का समय है, इस समय तो चाय के साथ पकौड़े होने चाहिए। उसके इतना बोलते ही राधिका ने वहीं पर उल्टी कर दी, जिससे उसकी सास की साड़ी गंदी हो गई। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुए और तूने हमें खुशखबरी दे दी। सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई खिचड़ी के अलावा दूसरे खाने का नाम लेता है ना तो मुझे उल्टी आ जाती है। बहू, जब तू पैदा हुई थी तो खिचड़ी खाते हुए पैदा हुई थी क्या? तभी उसका पति अनिरुद्ध घर वापस आ गया। राधिका ने रात में फिर से सबके लिए खिचड़ी बनाकर रख दी। खिचड़ी देखकर अनिरुद्ध का मुंह बनने लगा। राधिका, आज हमारी कंपनी को बहुत फायदा हुआ था, तो सर ने हम सबके लिए खाना मंगाया था। मैं खाना खाकर ही आया हूँ, मैं नहीं खाऊंगा। आपको अच्छी तरह पता है ना कि मुझे खिचड़ी बनाना और खाना कितना पसंद है। अगर कोई मेरी खिचड़ी को मना कर देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। खा ले बेटा चुपचाप, वरना रात भर बहू तुझे सुनाती ही रहेगी। तुझे नींद भी नहीं आएगी रात भर। सही कह रही हो माँ, खा ही लेता हूँ। अनिरुद्ध ने गुस्से में जल्दी जल्दी सारी खिचड़ी खाकर खत्म कर दी और जाकर सो गया। आधी रात को अनिरुद्ध बार बार पाद मारने लगा, जिससे राधिका की नींद खुल गई। उसने धक्का देकर अनिरुद्ध को बेड के नीचे गिरा दिया। ये क्या कह रही हो तुम राधिका? इतना बुरा पाद क्यों मार रहे हो? तभी आपको मना करती हूँ कि खिचड़ी के अलावा कुछ मत खाया करो, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं। ये सब तुम्हारी खिचड़ी की वजह से ही हुआ है। पहले ही मेरा पेट भरा था, तुमने जबरदस्ती मुझे खिचड़ी खाने को मजबूर कर दिया, इसलिए मेरे पेट में गैस बन गई। खैर, बड़ी मुश्किल से अनिरुद्ध सो पाया। अगली सुबह वो राधिका के उठने से पहले ही ऑफिस चला गया। दोपहर के वक्त गांव की कुछ औरतें राधिका के घर आईं। आइए आइए, आप लोगों ने आजकल हमारे घर आना ही छोड़ दिया। आज हमारा तेरे बहू के हाथ की खिचड़ी खाने का मन हुआ तो चले आए। तभी वहाँ पर राधिका आ गई। आप लोग बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी आप सबके लिए खिचड़ी बनाकर लाई। राधिका थोड़ी ही देर में सभी के लिए खिचड़ी बनाकर ले आई। खिचड़ी खाने के बाद औरतों ने राधिका की खूब तारीफ की। वाह 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 राधिका बहू, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाने में जो मजा है वो मजा बर्गर और पिज्जा खाने में भी नहीं। अरे चुप हो जाओ तुम सब। अगर बहू के सामने खिचड़ी के अलावा किसी दूसरे खाने का नाम ले लिया तो उसे उल्टी आने लगती है। बड़ी अजीब बीमारी है, लेकिन कुछ भी कहो, बहू के हाथ की खिचड़ी है वर्ल्ड क्लास। देखा सासू माँ, आप और आपका बेटा हमेशा मेरी खिचड़ी की बुराई क्या करते हैं। देखो इन लोगों को मेरी खिचड़ी कितनी पसंद है। ऐसा नहीं है बहू, मुझे और अनिरुद्ध को भी तेरी खिचड़ी बहुत पसंद है। तेरे मुकाबले का कोई नहीं है, लेकिन एक ही चीज खा खा कर इंसान बोर हो जाता है।
खैर, गांव की उन औरतों ने पेट भरकर खिचड़ी खाई और अपने अपने घर वापस चली गईं। कुछ दिनों बाद गांव के प्रधान ने सभी गांव वालों को अपनी हवेली पर बुलाया और कहा, गांव वालों, 2 दिन बाद इस गांव में बड़ा खिचड़ी का आयोजन होने वाला है। विधायक जी ने इसकी जिम्मेदारी मुझे ही सौंप रखी है। उस दिन विधायक जी के साथ साथ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हमारे गांव खिचड़ी खाने आएंगे। मुझे आप सभी की मदद चाहिए। तभी गांव की औरतों ने कहा, प्रधान जी, खिचड़ी की तो टेंशन ही छोड़ दीजिए आप। हम सब लोग राधिका बहू के साथ मिलकर खिचड़ी बनाएंगे। राधिका के हाथों की खिचड़ी खाकर बड़े से बड़ा आदमी राधिका का कायल हो जाएगा। हाँ, आप लोगों ने तो मेरी सारी समस्या ही खत्म कर दी। अगर राधिका बहू ने सच में विधायक जी को और बड़े बड़े बिजनेसमैन को खुश कर दिया तो हमारे गांव की तरक्की होने लगेगी। इसीलिए बहुत ध्यान से सारा आयोजन करना है। राधिका को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। खैर, सभी लोग अपने अपने घर वापस लौट गए। इधर घर पहुंचने के बाद अनिरुद्ध ने राधिका से कहा, माँ, ये अच्छा रहा कि इतनी ढेर सारी खिचड़ी बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ राधिका को दे दी गई। 4-5 लोगों की खिचड़ी बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सैकड़ों लोगों के लिए खिचड़ी बनाना बहुत बड़ी बात है। राधिका, इस आयोजन के बाद तुम खिचड़ी बनाना हमेशा के लिए बंद कर दोगी? मुझे पक्का यकीन है। मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता बेटा। खिचड़ी आयोजन का नाम सुनकर तो राधिका बहुत खुश है। सासू माँ, आप इन्हें कुछ मत कहिए। इन्हें तो मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं है। जब विधायक जी मेरी खिचड़ी खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चारों तरफ मेरा ही मेरा नाम हो जाएगा। वो तो 2 दिन बाद पता चली जाएगा राधिका। इतने सारे लोगों के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनाना कोई ऐसे ही दिन बीतते गए और खिचड़ी आयोजन वाला दिन आ ही गया। राधिका सुबह सुबह उठकर गांव की औरतों के पास चली गई। उसके साथ उसकी सास भी गई हुई थी। बहू, ये सारे लोग तेरी मदद करेंगी। खिचड़ी बनाने का सारा सामान भी आ गया है। अब तुझे जैसी खिचड़ी बनानी है वैसा इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देती रहना। सासू माँ, आप टेंशन मत लो। आप कुर्सी डालकर एक किनारे बैठ जाओ और बस देखती रहो। कोई गड़बड़ हो तो हमें बता देना। आप सभी लोग जल्दी जल्दी चावल को धो लीजिए, तब तक मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। ठीक है राधिका। गांव की सभी औरतें चावल धोने लगी। इधर राधिका ने मसाला तैयार किया। सारा काम खत्म हो जाने के बाद उन लोगों ने गैस जलाई और बड़े से बर्तन में खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। दोपहर तक सभी के लिए खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। एक तरफ तो राधिका औरतों के साथ मिलकर खिचड़ी बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ राधिका बेटिया, खिचड़ी बनाने में कोई कमी तो नहीं रह गई? क्योंकि सब लोग खिचड़ी खाने आ रहे हैं, खुश होकर जाने चाहिए। प्रधान जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। सबको खिचड़ी खाने दीजिए। वो लोग खुद ही बताएंगे कि खिचड़ी का स्वाद आखिर है कैसा, क्योंकि राधिका बहू के जैसी खिचड़ी कोई बना ही नहीं सकता। खैर, सभी गांव वाले और मेहमान बड़े चाव से खिचड़ी खाने में लगे हुए थे। औरतें उन सभी को निहारने में लगी थी। खिचड़ी खाने के बाद एक बिजनेसमैन ने प्रधान जी को अपने पास बुलाया। क्या हुआ खन्ना साहब, कोई कमी रह गई क्या? प्रधान जी, कमी रह गई है या नहीं वो खन्ना साहब ऐसे नहीं बताएंगे। खन्ना साहब के हाथों में माइक दीजिए। उन्हें जो कहना होगा पूरे गांव वालों को कहेंगे। ये सुनकर प्रधान जी को थोड़ी घबराहट होने लगी। खैर, खन्ना साहब को माइक दे दिया गया और सभी गांव वाले स्टेज के सामने इकट्ठा हो गए। खन्ना साहब ने बोलना शुरू किया। आप लोग पता नहीं मुझे जानते हैं या नहीं, इसलिए मैं आपको अपने बारे में पहले ही बता देता हूं। मैं खन्ना होटल का मालिक हूं। लगता है खन्ना साहब को आज भी वो स्वाद नहीं मिल पाया। प्रधान जी, घबरा क्यों रहे हो इतना? चुपचाप सुनो वो क्या कह रहे हैं। जी जी, आज यहाँ पर मेहमान बनकर मेरे होटल के सारे शेफ आए हुए हैं। इन सभी को खिचड़ी खाकर बहुत अच्छा लगा। इन सारे शेफ्स का कहना है कि इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है, और मैं भी इनकी बात से सहमत हूं। खिचड़ी भी इतनी स्वादिष्ट हो सकती है, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खन्ना साहब के इतना बोलते ही प्रधान जी के साथ साथ सभी गांव वाले तालियां बजाने लगे। मुझे बताया गया है कि ये रेसिपी इस गांव की राधिका नाम की एक बहू की है। राधिका जी, क्या आप स्टेज पर आ सकती हैं? बहू, जल्दी से जा, आज तुझे तेरी खिचड़ी की कीमत मिल ही गई। राधिका अपने हाथ जोड़ते हुए स्टेज पर पहुंच गई। अनिरुद्ध भी बहुत खुश हो रहा था और तालियां बजा रहा था। राधिका जी, क्या आप मेरे होटल में शेफ का काम करेंगी? क्योंकि आपकी खिचड़ी खाकर कई देशों के ग्राहक हमारे होटल में बढ़ जाएंगे। हम आपको 20 लाख हर महीना दे सकते हैं। खन्ना साहब, प्रधान जी, विधायक जी और गांव वालों, आप सभी ने मेरी बनाई खिचड़ी की इतनी तारीफ की, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। खन्ना साहब, मैं आपके होटल में काम करूंगी या नहीं, ये मैं अपने पति और अपनी सासू माँ से पूछकर कल आपको बता दूंगी। खन्ना साहब ने राधिका को अपना कार्ड दे दिया।
फंक्शन खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले आए। पूरे गांव वाले बार बार बधाई देने के लिए राधिका के घर के चक्कर काट रहे थे, इसीलिए राधिका अपने पति से बात ही नहीं कर पाई। फिर आधी रात को उसने अपने पति और अपनी सासू माँ से बात की। सासू माँ, अनिरुद्ध, मैं बचपन से ही खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। मैं खिचड़ी के अलावा सारी चीजें बहुत स्वादिष्ट बना लेती हूँ, पर लोगों को मेरी खिचड़ी ही पसंद थी शादी से पहले। इसीलिए मैंने उठा लिया था कि जब तक मेरी खिचड़ी फेमस नहीं हो जाएगी तब तक मैं कुछ और नहीं बनाऊंगी। ऐसा एक पंडित जी ने मुझसे कहा था करने को, और आज वो बात सच हो गई। अगर मैं शेफ की नौकरी कर लूंगी तो पैसे इकट्ठा करके मेरा रेस्टोरेंट खोलने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अरे क्यों नहीं राधिका, तुम्हें इतना बड़ा मौका मिला है, हम भला तुम्हें क्यों रोकेंगे? क्यों माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा तूने। हमारी तरफ से पूरी परमिशन है, तुझे जो सही लगे कर। तो फिर इस खुशी के मौके पर मैं आज आप लोगों के लिए बनाऊंगी कढ़ाई पनीर और छोले भटूरे। राधिका के इतना बोलते ही अनिरुद्ध इतना खुश हुआ कि उसने अपनी बीवी को गोद में उठा लिया। राधिका ने उस रात सबके लिए मटर पनीर और छोले भटूरे बनाए, जिसका स्वाद भी सबसे अलग था। अगले ही दिन वो अपने पति के साथ खन्ना साहब के होटल गई और शेफ की नौकरी ज्वाइन कर ली। 1 साल में उसने खुद का रेस्टोरेंट भी खोल लिया और सब खुशी खुशी रहने लगे।